प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है अध्याय 6 बायोलॉजी, वंशागतिकी के आणविक आधार। इसका वीडियो नंबर 1 भाग नंबर 1। ठीक है, इसका हम आज सामान्य परिचय पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि वंशागतिकी का जो आधार होता है वो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, यानी कि माता पिताओं से लक्षण संतति में जाना, संतानों में जाना, वो आनुवंशिक पदार्थ के द्वारा होता है। ये मेंडल ने बताया था, टीएच मॉर्गन ने बताया था। लेकिन कंफ्यूजन ये था कि आनुवंशिक पदार्थ दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये उनको पता था, प्रोटीन और डीएनए। बाकी इसमें वास्तविक आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन है या डीएनए है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया था। इसको स्पष्ट करने के लिए भविष्य में कुछ वैज्ञानिकों ने आकर वंशागतिकी के आणविक आधार दिए। उसमें सबसे पहले वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मिस्चर, इनको मिस्चर भी पढ़ते हैं कहीं कहीं पर। इन्होंने स्पष्ट बताया कि प्रोटीन जो है वो आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है, आनुवंशिक पदार्थ सिर्फ डीएनए होता है। इन्होंने क्या करा कि जो मवाद कोशिकाएं थी, जो पश कोशिकाएं थी, उनके केंद्रक के अंदर, पश कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर सन 1868 में सबसे पहले नाभिकीय अम्ल को इन्होंने देखा और बाद में नाभिकीय अम्ल का नाम इन्होंने न्यूक्लिन रखा। चूंकि ये केंद्र में था इसलिए इसका नाम उन्होंने न्यूक्लिन रखा। ठीक, इसके बाद कुछ समय बीतने के बाद 1899 में अल्टमैन नाम के वैज्ञानिक आए। अल्टमैन नाम के वैज्ञानिक ने नाभिकीय अम्ल का स्वभाव अम्लीय होने के कारण, नाभिकीय अम्ल का स्वभाव अम्लीय होने के कारण इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल रखा। बाद में 1899 में अल्टमान नाम के वैज्ञानिक आए और नाभिकीय अम्ल के स्वभाव की जांच करी। उसका स्वभाव कैसा था? अम्लीय था। इस कारण से उसका नाम उन्होंने न्यूक्लिक अम्ल रखा। ठीक, बाद में सन 1910 में एक वैज्ञानिक फिर आए जिनका नाम था लेविन। उन्होंने देखा कि जो ये न्यूक्लिक अम्ल है, इसके अंदर फास्फोरिक अम्ल और डीऑक्सीराइबोज नाम की दो शर्कराएं पाई जाती। इन दोनों से मिलकर डीएनए बना होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अल्टमान नाम के वैज्ञानिक आए थे, उनके बाद लेविन नाम के वैज्ञानिक आए। ये 1910 में इन्होंने रासायनिक विश्लेषण किया डीएनए का और इन्होंने पाया कि डीएनए के अंदर फास्फोरिक अम्ल और डीऑक्सीराइबोज शर्करा नाम की दो अणु होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है डीएनए। बाद में इन्होंने यह भी बताया कि डीएनए 4 न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। लेविन ने 1910 में रासायनिक विश्लेषण किया, उसके आधार पर बताया कि जो डीएनए होता है वो फास्फोरिक अम्ल और डीऑक्सीराइबो शर्करा से मिलकर बना होता है। बाद में इन्होंने बताया कि इसके अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इस आधार पर इन्होंने डीएनए की, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ की परिभाषा दी। इन्होंने बताया कि जो नाभिकीय अम्ल होता है, नाभिकीय अम्ल यानी कि डीएनए, नाभिकीय अम्ल होता है वह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस तत्वों से बने न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक मतलब बहुत सारे अणु हैं जो जीवों में आनुवंशिक पदार्थों के रूप में कार्य करते हैं और समस्त आनुवंशिक कार्यों को आधारभूत क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। लेविन ने बताया कि जो नाभिकीय अम्ल होता है वो कार्बन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से तथा फास्फोरस तत्वों से बने होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक होते हैं जो आनुवंशिक पदार्थों के रूप में जीवों के अंदर कार्य करते हैं। आधारभूत क्रियाओं का नियंत्रण भी कौन करता है? नाभिकीय अम्ल। अभी तक हमने वंशागतिकी के आणविक आधार का इंट्रोडक्शन यानी कि सामान्य परिचय पढ़ लिया, जिसमें हमने जाना कि आनुवंशिक पदार्थों को कैसे डीएनए कहा गया, किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिक पदार्थों को नाभिकीय अम्ल कहा, किसने उसकी अम्ल प्रवृत्ति के आधार पर उसका नाम न्यूक्लिक अम्ल रखा। ये सारी जानकारी हमने इंट्रोडक्शन में प्राप्त कर ली। अब जो आनुवंशिक पदार्थ होता है ये हम इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे कि वह डीएनए होता है। इसे कुछ प्रयोगों के द्वारा हम सिद्ध करेंगे कि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वह डीएनए होता है। उसके पहले आनुवंशिक पदार्थ यानी कि डीएनए की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम जान लेते हैं। तो आनुवंशिक पदार्थ की जो मुख्य विशेषता होती है वो ये होती है कि आनुवंशिक पदार्थ सभी प्रकार के जीवों में पाया जाता है। वायरस को यानी कि विषाणु को छोड़कर समस्त प्रकार के जीवों में
जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है, विषाणु में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद जो अनुवांशिक पदार्थ होता है उसमें प्रतिवलन की क्षमता पाई जाती है। प्रतिवलन की क्षमता मतलब वो अपने को डबल कर सकता है। इस कारण से अनुवांशिक पदार्थ अपने जैसा अनुवांशिक पदार्थ और बना लेता है। फिर अगला जो पॉइंट होता है, अनुवांशिक पदार्थ जो होता है उसके अंदर अनुवांशिक सूचनाएं होती, मैसेज होते हैं उसके पास अपने जनक के। जैसे कोई पिता है और उसके अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए के अंदर अपनी आदतों, अपने लक्षणों, अपनी प्रवृत्तियों की सूचनाएं हैं और वही सूचनाएं वो अपनी संतति में प्रेषित करता है। तो अनुवांशिक पदार्थ क्या करता है, अपनी सूचनाओं को अगली संतति में प्रेषित करता है। तो अनुवांशिक पदार्थ सूचनाओं का वाहक होता है, सूचनाएं जनक से संतति में जाती है। इसके बाद अनुवांशिक पदार्थ में उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन क्या है, म्यूटेशन। उत्परिवर्तन मतलब अचानक से आया हुआ एक परिवर्तन, जिसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन जीवों के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि उत्परिवर्तन से अनुवांशिक पदार्थ में थोड़ा सा बदलाव आ जाता, विभिन्नता आ जाती है, जिस कारण से उसके अंदर अनुकूलताएं विकसित हो जाती है। उत्परिवर्तन के कारण जीवों के अंदर क्या आती है, अनुकूलताएं विकसित हो जाती है, जिससे जीव अपने वातावरण में सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए अनुकूल हो जाता है। अनुवांशिक पदार्थ जो है वो जैविक कार्यों का नियंत्रण करता है। जैविक कार्यों का नियंत्रण, जैसे जीवों के अंदर जो भी जैविक क्रियाकलाप होते हैं उनका सबका नियंत्रण करने का काम कौन करता है, अनुवांशिक पदार्थ करता है। अनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए। डीएनए के अंदर एक क्षमता पाई जाती है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की क्षमता पाई जाती है, जिससे वो क्या करता है कि विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण करता है। विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण करता है। और ये विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन फिर से ये प्रोटीन एमआरएनए के पास जाती है, मैसेंजर आरएनए के पास, और मैसेंजर आरएनए इसके संबंधित प्रोटीन बना के अगला डीएनए बनाने का काम करता है। तो इस प्रकार से हमने आज जाना अनुवांशिक पदार्थ की विशेषता।